नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आप सबका एक बार फिर से इस चैनल में। दोस्तों, दिन भर क्या रहा स्पेस, डिफेंस और इंटरनेशनल गलियारे से, तो चलिए एक एक करके जान लेते हैं। दोस्तों, यहां पर अगर सबसे पहले डिफेंस अपडेट की बात करते हैं तो निर्भय और ब्रह्मोस मिसाइल को लेकर आ रही है। तनाव दोनों देशों के बीच, जैसा कि आप सभी को मालूम है, कि बरकरार है और ऐसे में अब भारत किसी भी तरीके से कोई कसर छोड़ने को तैयार नहीं है और लगातार, चाहे वो लॉजिस्टिक सपोर्ट हो या फिर आर्मामेंट का डिप्लॉयमेंट, सारी चीजें भारत कर रहा है। भारत की जल, थल और वायु सेना 24 घंटे हर तरह की परिस्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुकी है। भारत ने अब सीमा पर ब्रह्मोस और निर्भय क्रूज मिसाइल के अलावा जमीन से हवा में मार करने वाली आकाश मिसाइल को तैनात कर दिया है। दोनों देशों की सेनाएं आमने सामने डटी हुई है। ऐसी स्थिति में भारत ने सीमा पर अपने अचूक और सबसे भरोसेमंद ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल को तैनात किया है। ऐसा भारत ने इसीलिए किया है क्योंकि चीन की पीपल लिबरेशन आर्मी ने भी शिनजियांग और तिब्बत में ऐसी ही मिसाइलें तैनात की हैं। पीएलए के पश्चिमी थिएटर कमांड ने लद्दाख में तनाव शुरू होने के बाद तिब्बत और शिनजियांग में 2000 किलोमीटर रेंज की लंबी दूरी के हथियारों को तैनात कर दिया है। डिफेंस एक्सपर्ट्स की माने तो सुपरसोनिक ब्रह्मोस, सबसोनिक निर्भय मिसाइल को चीन के मुकाबला करने के लिए तैनात किया गया है। सूत्रों की माने तो चीन की तरफ से ये तैनाती उसके कब्जे वाले अक्साई चीन तक सीमित नहीं है, बल्कि काशगर, होटान, लासा और नियांगशी में भी उसने अपनी तैनाती को बढ़ाया है। ब्रह्मोस भारत का सबसे बड़ा हथियार है। ये मिसाइल न सिर्फ हवा से हवा में बल्कि जमीन से हवा में मार करने में सक्षम है। ब्रह्मोस मिसाइल 300 किलोग्राम के वॉरहेड तक को ले जाने में सक्षम है। स्टैंड ऑफ हथियारों में भारत का प्रमुख ब्रह्मोस एयर टू एयर और एयर टू सरफेस क्रूज मिसाइल है, जिसमें 300 किलोग्राम का वॉरहेड है, जो कि तिब्बत और शिनजियांग में हवाई जहाजों या हिंद महासागर में युद्धपोत को इंगेज कर सकता है। यही नहीं दोस्तों, ब्रह्मोस मिसाइल को लद्दाख सेक्टर में बल्कि एक दो नहीं बल्कि पर्याप्त मात्रा में तैनात किया है। इसके अलावा सुखोई 30 MKI में भी इस हथियार को लगाया गया है। भारतीय सेना के द्वारा इस्तेमाल में किया जाने वाला तीसरा स्टैंड ऑफ हथियार आकाश मिसाइल है। इसे लद्दाख में LAC के पार किसी भी PLA विमान की घुसपैठ का मुकाबला करने के लिए पर्याप्त संख्या में तैनात किया गया है। अक्साई चीन के कब्जे में PLA वायुसेना की लड़ाकू गतिविधियां जारी हैं। हालांकि काराकोरम दर्रे के पास दौलत बेग ओल्डी सेक्टर में भारत PLA की हवाई गतिविधियों को लेकर चिंता में है। यानी कि आप लोगों ने पूछा भी था कि भारत आखिर ब्रह्मोस को क्यों नहीं डिप्लॉय कर रहा है लद्दाख में, तो ऐसे में अब जो खबर आई है वो साफ तौर पर कहते हैं कि भारत किसी भी तरीके से कोई कमी नहीं छोड़ना चाहता और अपने सबसे घातक हथियारों को भारत ने डिप्लॉय करना शुरू कर दिया है। अगली खबर की बात करते हैं तो 6716 असॉल्ट राइफल्स को लेकर आ रही है। भारतीय सेना को जल्द ही 72,000 अमेरिकी निर्मित SIG 716 G2 असॉल्ट राइफलों का दूसरा बैच मिलने वाला है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा अधिकरण परिषद में अपनी बैठक के दौरान इसे मंजूरी दे दी है। सेना ने फरवरी 2019 में लगभग 700 करोड़ रुपए की लागत से फास्ट ट्रैक प्रोग्राम के तहत इन राइफलों में से 72,400 का पहला आदेश दिया था और दिसंबर 2019 में इस सौदे के तहत अपने पहले बैच को प्राप्त करना शुरू कर दिया था। 780 करोड़ रुपए की लागत वाली इन राइफलों की ये खरीद सेना की पैदल सेना यूनिटों की क्षमता में सुधार के लिए एक बड़ी योजना का हिस्सा है। इन राइफलों की खरीद को सरकार ने ऐसे समय पर मंजूरी दी है जब भारत और चीन की सेनाएं पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा के साथ कई बिंदुओं पर गतिरोध का सामना कर रही है। सेना वर्तमान में SIG 716 राइफलों के साथ जवाबी कार्रवाई में शामिल सैनिकों को लैस करने जा रही है, जबकि नियमित पैदल सेना की यूनिटों के लिए राइफल्स की व्यापक आवश्यकता रूस के क्लशनिकोव और भारत के ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड द्वारा ज्वाइंट रूप से निर्मित AK-203 की खरीद से पूरी होगी। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के द्वारा स्वदेशी रूप से निर्मित इंसास राइफलों को बदलने के उद्देश्य से 7.62 × 51 mm SIG 716 एक 16 इंच बैरल, एमलॉक, हैंडगार्ड और एक 6 पोजीशन वाले टेलीस्कोपिंग स्कॉट के साथ आता है। इस प्लेटफॉर्म के निर्माण के लिए निर्माता सिक्सायर ने SIG 516 की विशेषताओं को लिया है। हालांकि भारत रूस ने 7 लाख AK-203 राइफलों के निर्माण का सौदा किया है, लेकिन अभी मूल्य निर्धारण की बात को लेकर काफी अनिश्चितता बनी हुई है। दोस्तों, यहाँ पे अगली खबर की बात करते हैं तो शिंकुला टनल को लेकर आ रही है। चीन और पाकिस्तान दोनों के साथ बढ़ते तनाव के बीच सड़क निर्माण परियोजना के तहत रोहतांग पास हाईवे सुरंग के काम को शुरू कर दिया गया था। अधिकारियों का कहना है कि अब केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के आगे के इलाकों के लिए करीबन 13.5 किलोमीटर लंबी शिंकुला सुरंग, जो सबसे छोटी, सुरक्षित और सुरक्षा बलों के लिए तीसरा वैकल्पिक गलियारा बनाने पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। विशेषज्ञों के अनुसार 475 किलोमीटर लंबी मनाली किलोंग ले हाईवे पर 9.2 किलोमीटर लंबी घोड़े की नाल के आकार की सिंगल ट्यूब 2 लेन सुरंग, जो समुद्र तल से 3000 मीटर से अधिक लंबी दुनिया की सबसे लंबी मोटर योग्य सुरंग बनाना रक्षा मंत्रालय का एक महत्वपूर्ण कदम है।
ये हाईवे मुख्य रूप से सशस्त्र बलों द्वारा लद्दाख में चीन और पाकिस्तान की सीमा पर स्थित क्षेत्रों में पहुंचने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगली खबर की बात करते हैं तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को लेकर आ रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा उत्पादन परिषद में एक नए रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया का अनावरण किया है, जिसमें स्वदेशी उत्पादन को बढ़ाने और भारत को हथियारों और सैन्य प्लेटफॉर्मों के वैश्विक केंद्र हब में बदलने पर ध्यान केंद्रित किया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि डीएपी ने भारतीय घरेलू उद्योग के हितों की रक्षा करते हुए आयात को बदलने और निर्यात दोनों के लिए एफडीआई के निर्माण को प्रोत्साहित करने के प्रावधानों को शामिल किया है। इसमें कहा गया है कि नए एफडीआई नीति की घोषणा के साथ डीएपी 2020 में भारतीय घरेलू उद्योग के हितों की रक्षा करते हुए आयात प्रतिस्थापन और निर्यात दोनों के लिए विनिर्माण केंद्र स्थापित करने के लिए एफडीआई को प्रोत्साहित करने के लिए पर्याप्त रूप से प्रावधान शामिल है। रक्षा मंत्री की तरफ से कहा गया है कि नई प्रक्रिया में डीएपी में एक नए अध्याय के रूप में शामिल किया गया है और सेवाओं के लिए पूंजीगत बजट के माध्यम से आवश्यक वस्तुओं की खरीद के लिए एक आसान प्रक्रिया के तहत आवश्यक प्रावधान के रूप में इसे संरचित किया गया है। ऑफसेट दिशा निर्देशों को संबोधित किया गया है, जिसमें कंपोनेंट्स पर पूर्ण रक्षा उत्पादों के निर्माण को प्राथमिकता दी जाएगी और ऑफसेट के निर्वहन में प्रोत्साहन देने के लिए विभिन्न मल्टीप्लायरों को जोड़ा गया है। दोस्तों, यहाँ पे अगली खबर की बात करते हैं तो डीआरडीओ के वैज्ञानिक को लेकर आ रही है। आप सबको मालूम है कि हनी ट्रैप आर्मी में ही नहीं बल्कि हमारी सुरक्षा एजेंसियों में भी हो रहा है और ऐसे में पाकिस्तान सारी जानकारी हासिल करने की कोशिश करता है हमारे जवानों को और अधिकारियों को फंसाकर। ऐसे ही एक मामला सामने आया है जिसमें एक युवती के समेत 3 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। इन गिरफ्तार लोगों से पूछताछ चल रही है। वहीं मामले में कई आरोपी फरार बताए जा रहे हैं। पुलिस उनकी तलाश में जुटी है। डीआरडीओ में कार्यरत वैज्ञानिक अपने परिवार के साथ नोएडा में सेक्टर 77 में रहता है। जानकारी के अनुसार शनिवार शाम 7 बजे वैज्ञानिक अपने घर से बाहर निकल गया और सेक्टर 32 स्थित सिटी सेंटर पहुंच गया। यहाँ उसे लेने के लिए कार आई, जिसमें बैठकर वो सेक्टर 41 एक होटल में पहुंच गया। यहाँ एक युवती ने दोस्ती के बहाने उसे बंधक बना लिया और हनी ट्रैप में फंसाकर धमकी देने लगी। झूठे मुकदमे में फंसाने का डर दिखाकर वैज्ञानिक से 10 लाख रुपए की मांग की। हालांकि पूरा मामला ये हनी ट्रैप का बताया जा रहा है, जिसके चक्कर में डीआरडीओ का ये वैज्ञानिक फंस गया। हालांकि दोस्तों, ऐसे में हमारे जो अधिकारी हैं जो डीआरडीओ में या रक्षा संस्थानों में काम कर रहे हैं, उन्हें भी सतर्क रहना चाहिए कि वो इस तरीके के किसी भी तरह के लालच में ना फंसे। अगली खबर की बात करते हैं तो वो अर्मीनिया को लेकर आ रही है, जहां पर जंग छिड़ी हुई है। सोवियत संघ का हिस्सा रहे 2 अहम देश अर्मीनिया और अजरबैजान में जंग शुरू हो चुकी है। दोनों देशों के बीच बॉर्डर को लेकर विवाद चल रहा है। पिछले काफी महीनों में स्थिति तनावपूर्ण थी, लेकिन बीते दिनों हालात बदल गए और युद्ध शुरू हो गया। इस जंग में अब तक 16 जवानों की जान जा चुकी है। अजरबैजान के राष्ट्रपति ने कहा कि उनकी सेना को कुछ ही नुकसान हुआ है, लेकिन जंग जारी है। दूसरी ओर अर्मीनिया का दावा है कि उन्होंने अपने एक्शन में अजरबैजान के 4 हेलीकॉप्टर, 3 दर्जन टैंक और अन्य सेना के वाहनों को खत्म कर दिया है। नागोर्नो कराबाख इलाके को लेकर ये पूरा विवाद है, जो अभी अजरबैजान में पड़ता है, लेकिन अभी अर्मीनिया की सेना ने यहाँ पर कब्जा किया है। स्थानीय रिपोर्ट के मुताबिक इस इलाके के पास रिहायशी क्षेत्रों में शेलिंग शुरू हो गई थी, जिसकी वजह से युद्ध के हालात बन गए। अब अजरबैजान ने बॉर्डर से सटे इलाकों में मार्शल लॉ लागू कर दिया है। सड़कों पर सेना चल रही है और हर ओर टैंक ही टैंक है। दूसरी ओर अर्मीनिया का कहना है कि जंग की शुरुआत अजरबैजान ने की है और वे पीछे नहीं हटेंगे। दरअसल ये दोनों देश एशिया में ही आते हैं। पूर्व में दोनों ही सोवियत संघ का हिस्सा हुआ करते थे और ये यूरोप के बिल्कुल करीब है। भारत से करीब 4000 किलोमीटर दूरी पर मौजूद अर्मीनिया और अजरबैजान ईरान और तुर्की के बीच में आते हैं। आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है, आप जरूर कमेंट सेक्शन में हमें लिखकर बताएं। तो दोस्तों, ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट्स। वीडियो के संबंध में प्रश्न, जवाब, सवाल या आपका कोई मुद्दा है, वो भी आप जरूर हमें कमेंट बॉक्स पर शेयर कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों, वीडियो के संबंध में कोई विचार भी है आपका, वो भी आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। इस वीडियो के लिए इतना ही दोस्तों, मिलता हूं नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। टेक्निकलिस्ट को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं और हमारे वीडियोस की लेटेस्ट जानकारी पाएं।